दिन भर की भागदौड़ के बाद रेलवे स्टेशन पर ही आराम करने लगा। आराम करते हुए दिन भर की चिंता और थोड़े समय के सुकून के बीच ऐसा द्वंद्व हुआ कि सुकून ने चिंता को पटकनी दे दी। इतने में ही वो ट्रेन आ खड़ी हुई जिसके द्वारा मुझे घर पहुंचाया जाता था। अचानक जोर का कोलाहल सुनाई दिया। मैंने भी उत्सुकतावश उधर कदम बढ़ाए। भीड़ वहां जरा सी ही देर में इतनी जमा हो गई थी जैसे मुफ्त का खाना बंट रहा हो। भीड़ में सभी के मुंह से अलग अलग बातें सुनाई दे रही थी। कोई कह रहा था क्या हुआ, कोई कह रहा था कौन है ये, कोई जानता है क्या इसे। मुझे ये टिप्पणियाँ कुछ खास समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि वहाँ जितने मुंह थे उससे ज़्यादा बातें बनाई जा रही थी। बस मोटे तौर पर यह समझ में आया कि कोई किसी दुर्घटना या समस्या का शिकार हुआ है। मैंने काफ़ी मशक्क़त के बाद भीड़ में से निकलकर मौके का जायजा लिया। मैंने देखा भीड़ एक बूढ़े शख्स को घेर कर खड़ी थी। वो बूढ़ा शख्स बहुत ज़ोर से रो रहा था। उसके रोने और विलाप करने का कारण मैंने जानने की कोशिश की, पर किसी ने भी मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर तो तब देते जब किसी को कुछ पता होता। सब तमाशबीन की तरह तमाशा देखने वाले थे, जिसमें से एक मैं भी था। तभी किसी की सूचना पाकर रेलवे की पुलिस वहां आ पहुंची। उन्होंने आकर पहले मौके का मुआयना किया, फिर बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर पूछा, बाबा क्या बात है, किस लिए रो रहे हो। कुछ समय के लिए वहां खामोशी छा गई। सब उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ टकटकी लगाए बैठे थे। इसी बीच खामोशी को चीरते हुए उस बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ निकली, जिसने सभी के सवालों का एक साथ जवाब दे दिया। उसने कहा, मेरा बेटा और बहू मिल नहीं रहे। करीब 1 घंटा हो गया। वो मुझे यहाँ बैठा कर गए थे। कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। रेलवे पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से उनके बेटे का नाम अनाउंस करना शुरू कर दिया। उनका बेटा मिला या नहीं ये जाने बगैर मैं अपनी ट्रेन में चढ़ गया, क्योंकि मेरी ट्रेन जो रुकी हुई थी वो भी चलने के लिए सीटी देने लगी थी। मैं ट्रेन में चढ़कर अपने घर को रवाना हो गया। शाम गुजर गई और रात का खाना खाकर मैं, मेरी प्यारी पत्नी और हमारा नटखट कार्तिक घर के बगीचे में बैठ गए। मेरी शादी को 7 साल पूरे हो चुके थे। मेरा एक बेटा ही था जो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा था। उसका नाम मैंने अपने बचपन के नाम पर ही कार्तिक रखा था। अक्सर जो मुझे इस नाम से जानते थे वो उसे छोटा कार्तिक बुलाते थे। वो शरारतों का बेताज बादशाह था। उसकी उम्र 4 साल की थी। उसके सवाल जवाब को कोई समझ नहीं पाता था। उसके साथ मस्ती करके मेरी सारी दिमागी थकान दूर हो जाती थी। मगर आज शायद वो दिन भर की शरारत भरी थकान के कारण बगीचे की नरम घास पर ही सो गया। उसकी माँ उसे अंदर लेकर गई और सुला दिया। फिर मुझसे कहा कि आप भी आकर सो जाइए। मैंने उत्तर देते हुए कहा, तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पत्नी ने तंज कसते हुए कहा कि जल्दी आ जाना वरना फिर देर से उठोगे। मैंने मजाकिया अंदाज में कहा, हाँ जी, आपके हुक्म का पालन किया जाएगा। अचानक मुझे उसी बूढ़े व्यक्ति के बारे में ख्याल आया। मैं सोचने लगा कि क्या उसका परिवार मिल गया होगा, या कहीं उसका लड़का उसको छोड़कर तो नहीं चला गया, या फिर कहीं और ही दाल में कुछ काला हो। इतनी बातों का उत्तर तो दूसरे दिन ही मिल पाता। अतः सारी माथापच्ची को एक बात पर ख़त्म कर मैं सोने चला गया, और वो बात थी, कल का कल पता लगेगा। दूसरे दिन काम पर गया। उस स्टेशन से गुजरते हुए मैंने किसी बात की जानकारी लेना उचित नहीं समझा, पर जब काम समाप्त कर वापस उसी स्टेशन पर रुका तो मैंने उसके बारे में जानकारी ली, और मेरी दूसरी वाली बात बिल्कुल सही साबित हुई। जो थी, उसके लड़के ने उसे वहाँ छोड़ दिया था और भाग गया था। ये जानकारी मुझे वहाँ के एक कुली से प्राप्त हुई। उसने ये भी बताया कि उसे वृद्धाश्रम ले गए हैं। इतना सुनकर मुझे बहुत आघात लगा। एक पिता जिसने अपने जीवन को अपने बच्चे के लिए न्यौछावर कर दिया हो, वो बुढ़ापे में उसे इस तरह छोड़कर भाग जाएं, तो उस पर क्या बीतती है ये तो उस बूढ़े व्यक्ति को पता, या फिर भगवान को। मेरे अंदर फिर से कई सवालों के तूफान उमड़ने लगे। मैं सोच रहा था, क्या ऐसे भी बेटे होते हैं? क्या मेरा बेटा भी ऐसा ही करेगा?
क्या कानून इसके लिए कुछ नहीं करता? मेरे इन सवालों का जवाब तो वक्त ही बेहतर तरीके से देने वाला था। रोज की तरह मैं अपने कामकाज में लगकर पिछली सारी बातों को भूल गया। आजकल आदमी की जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि उसे अपने अलावा ना तो कोई और दिखता है, ना और किसी का दर्द। बस यही बात मेरे जीवन में भी लागू हो रही थी। मैं अपने और अपनों के लिए बेहतर जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त कर रहा था। मैं जब भी किसी दुखी व्यक्ति को देखता, उसको देखकर कुछ पल या कुछ दिनों तक सोचता फिर भूल जाता। ये केवल मेरा ही नहीं, आज हर इंसान का हाल है। पैसा आज हर इंसान के सुख दुख में सर्वोपरि भूमिका निभाता है। अगर ये कहा जाए कि पैसे के कारण ही आज सुख और दुख और समाज में आपकी प्रतिष्ठा निर्धारित होगी, तो ये बात गलत नहीं है। आप में क्या अवगुण हैं और बुराइयां हैं, इससे किसी को कुछ नहीं लेना देना, बशर्ते आपके पास पैसा हो, क्योंकि पैसा हर अवगुण और बुराइयों को ढक लेता है। ये मेरी निजी राय हो सकती है या किसी अति आशावादी के लिए ये राय गलत भी हो सकती है, क्योंकि मैं ना तो अति आशावादी हूँ, ना ही अति निराशावादी। मेरी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम उसने अनुपमा रखा। मेरा परिवार अब पूरा हो चुका था। कार्तिक अपनी बहन से 3 वर्ष बड़ा था, पर पढ़ाई में अनुपमा कार्तिक से आगे थी। समय के घोड़े अपनी रफ्तार से दौड़ रहे थे। मेरे जीवन रूपी किताब के पन्ने समय द्वारा लिखे जा रहे थे। अनुपमा बड़ी हो गई थी। सच कहते हैं लोग की बेटियां और लताएं कब बड़ी हो जाती हैं पता भी नहीं चलता। वो अपनी माँ के काम में हाथ बटाने लगी थी और उसका दाखिला भी एक कॉलेज में हो गया था। उसने बैचलर ऑफ साइंस के प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था। अनुपमा मेरी लाडली थी और कार्तिक महाशय अपनी माँ का लाडला था। अनुपमा की तरफदारी मैं किया करता था, जबकि कार्तिक बिगड़ैल की तरफदारी उसकी माँ करती थी। कार्तिक भी कॉलेज जाने लगा था। वो कला वर्ग के अंतिम वर्ष का विद्यार्थी था। खर्च में भी असीम वृद्धि हो गई थी। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं समृद्धि की चरम पर था, बस सामान्य जीवन और सामान्य परिवार का मालिक था। कार्तिक वैसे तो खर्चीला नहीं था, पर माँ के लाडले को जब भी पैसे चाहिए होते तो वो माँ से ही कहता था। वो बिल्कुल मेरी प्रतिकृति था। मेरा परिवार और मेरी जिंदगी अभी तक सही दिशा और दशा में थी। विधाता की कृपा से खुशियों की कोई कमी नहीं थी। खुशियों में समय कब व कितना गुजर जाता है उसका पता भी नहीं लगता, जबकि गम के दिन हमसे काटे नहीं कटते। कार्तिक शरारती और बिगड़ैल होने के बावजूद पढ़ाई पूरी कर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था और करीब 2-3 सालों की तैयारी के बाद उसे सफलता भी मिल गई। उसने कर्मचारी चयन आयोग में द्वितीय श्रेणी लिपिक की परीक्षा पास कर ली। किस्मत से उसको अपने जिले के ही एक नगर में पद प्राप्त हुआ। सब खुश थे। खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं 7वें आसमान पर हूँ। अगले कुछ दिनों के बाद ऑफिस जाते हुए मेरे ऑफिस के ही एक मित्र ने मुझसे एक लड़के का जिक्र किया जो वो अनुपमा के योग्य बता रहा था। मैंने उस लड़के की एक तस्वीर और उसका पता उससे समय निकाल कर ले लिया। इस बात की जानकारी मैंने पहले अपनी अर्धांगिनी को दी। उसने लड़के की तस्वीर देखकर कहा कि एक बार अनुपमा से भी पूछ लो। मुझे तो लड़का ठीक लग रहा है। मैं अनुपमा के कमरे में गया और कहा, बेटा एक बात के बारे में तुम्हारी राय जाननी है। उसने कहा, हाँ पापा बताइए क्या बात है। मैंने संकोचवश कहा, एक रिश्ता आया है तुम्हारे लिए, अगर तुम उस लड़के की एक बार तस्वीर देख लेती हो। अनुपमा ने हास्य से लिप्त कटाक्ष भरे शब्दों में कहा, अच्छा आप मुझे इस घर से रवाना करने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है फिर मैं मना ही कर देता हूँ, पर कम से कम एक बार तस्वीर तो देख ले बेटा, क्या पता तुझे भी ठीक लगे। अनुपमा ने कहा, आपको ठीक लगा है तो ठीक ही होगा। अनुपमा तस्वीर देखती है, हाँ ठीक ही है। मुझे अनुपमा के चेहरे पर वो खुशी नजर नहीं आई, इसीलिए मैंने उस लड़के के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। समय चक्र चलता रहता है। अनुपमा के लिए रिश्ते तो बहुत आते थे, पर किसी न किसी कारण से वो अस्वीकार कर दिए जाते थे। मैं इस बात से परेशान नहीं था, पर अनुपमा को विदा कर मैं कार्तिक की शादी भी जल्द ही
करना चाहता था। कहते हैं कि जिसकी जोड़ी जहाँ बनी हो, किस्मत वहीं ले जाती है। मैं मेरे करीबी मित्र के एक निमंत्रण पर सपरिवार एक विवाह समारोह में गया। वहाँ पहुंचकर मैं उनके परिवार से मिला। उनका परिवार जितना मिलनसार और खुशमिजाज परिवार था, मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद ही देखा हो। अनुपमा एक लड़के को बार बार देख रही थी जो मेरी आंखों से छुप नहीं सका, और मैंने उस लड़के की जानकारी अपने मित्र से ली। उसने कहा वो लड़का कोई और नहीं, उसका ही छोटा बेटा विशाल है, जो शादी के कार्यों में व्यस्त होने के कारण हमसे नहीं मिल पाया था। उनका बड़ा लड़का शादीशुदा था और उनकी कोई बेटी नहीं थी। मैंने बातों ही बातों में अनुपमा के लिए उनके छोटे लड़के का हाथ मांग लिया। मेरे मित्र ने कहा, यार मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, पर अपने लड़के से बात कर इस विषय में बताऊँगा। शादी के समारोह से विदा होकर हम वापस अपने घर आ गए। मैंने अनुपमा को इस बारे में बिल्कुल नहीं बताया। सोचा पहले उनकी तरफ से जवाब आ जाए फिर बताता हूँ। 1 सप्ताह बाद ही उनका फ़ोन आया। उन्होंने दोनों बच्चों की आपसी सहमति जानने के लिए उन्हें मिलाने का विचार प्रस्तुत किया। मैं भी उनके विचार से सहमत था और मैंने उन्हें अपने घर पर चाय के लिए आमंत्रित कर दिया। ये बात अनुपमा की माँ के अलावा किसी और को नहीं बताई। उनका आगमन हुआ। अनुपमा को पहले तो झटका लगा, पर जब उसने लड़के को देखा तो वो सहज हो गई। मैंने जब अनुपमा को देखा तो उसके चेहरे पर मुझे खुशी छलकती हुई दिखाई दी। मैं भी इस बात से खुश था कि जैसा अनुपमा ने सोचा था वैसा लड़का उसे मिल गया। सभी बातें हो गई और दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद सगाई तुरंत कर दी गई। ये बहुत जल्दी तो था, पर समय किसकी चलने देता है। जिस काम का समय जिस वक्त तय हो वो उसी वक्त होता है, चाहे कोई कितने भी प्रयास करे। शादी के लिए लड़के वालों ने 4-5 महीने का समय मांगा। मैंने कहा ये थोड़ा जल्दी है, तो मेरे मित्र ने कहा, यार तुम परेशान बड़े होते हो, हम भी आपका पूरा सहयोग करेंगे। तभी अनुपमा की शादी की तैयारियों में जुट गए। सारे साजो सामान की खरीदारी और सभी शादी से जुड़े कार्यों का कार्तिक और मैंने मिलकर निपटाया। उधर से लड़के वालों ने भी हमें भरपूर सहयोग दिया, जिससे सभी काम जल्द और सही ढंग से पूरे हो गए। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का अनुपमा की शादी थी। वो दुल्हन के लाल जोड़े में मेरी नन्ही परी लग रही थी। मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैं किसी काम के बहाने अकेले में जाकर रो आता था, क्योंकि मेरे जिगर का टुकड़ा एक अब किसी और की अमानत बन गया था। अनुपमा की विदाई के समय तो मेरी भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा और मैं फूट फूट कर रोया। अनुपमा के विदा होने के कुछ दिनों तक तो घर इतना खाली लगने लगा कि जैसे मेरे अलावा उसमें कोई रहता ही ना हो। कार्तिक शाम को घर आता था और मैं घर पर रहकर पत्नी के घर के कामों में हाथ बटाता और घर का सामान बाजार से लेकर आता। कई बार अनुपमा को भी आवाज़ लगाता, फिर याद आता कि वो तो अपने ससुराल में है। उसकी आवाज़ सुनने की लालसा मन में उमड़ पड़ती और मैं उसे फ़ोन करता। बात हो जाने पर मन शांत होता। अनुपमा अपनी ससुराल में खुश थी। कार्तिक की शादी भी मैंने धूमधाम से कर दी। उसी की पसंद की लड़की से उसका विवाह कर दिया, क्योंकि बहू भी वहीं कार्य करती थी जहां कार्तिक किया करता था। दोनों सरकारी नौकरी में थे तो दोनों में प्यार हो गया, जिसका हमने भी विरोध नहीं किया। कार्तिक की शादी तो करनी ही थी और लड़की भी उसको पसंद ही करनी थी, तो इसमें गलत कुछ नहीं था। लड़की भी अच्छे घर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और उसमें संस्कारों की भी कोई कमी नहीं थी। मैं अब बिल्कुल निश्चिंत और तनाव मुक्त था। समय गुजरता चला जा रहा था। परिवार में सब कुछ अभी तक सामान्य था। जल्द ही एक तूफान ने मेरी जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक दे दिया। मेरी पत्नी, जो मेरा अर्ध जीवन थी, मुझे छोड़कर ईश्वर की शरण में चली गई। मेरे लिए उस काल को बयां कर पाना बड़ा कठिन है। मुझे उस समय ऐसा लग रहा था कि अब मेरा भी जीवन खत्म हो जाए तो सही है। उसके बिना अब जीवन का कोई मतलब नहीं रह गया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में ईश्वर को हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा शायद उसी दिन कोसा था। अब ये बात भी मुझे समझ आ गई थी कि जीवन में कभी अति सुख आए तो संभल जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद दुखों के कठिन रास्ते ही मिलते हैं।
अब तो बस जिंदा रहने की तमन्ना ही खत्म हो गई थी और मेरा एक निराशावादी बन गया था। हालांकि मेरे सभी अंगों का संचालन अभी भी सुचारू रूप से बना हुआ था, पर अंदर की भावनाएं और आत्मा अब खत्म सी हो गई थी। मुझे दिन भी अब अंधेरे की तरह लगने लगे थे, क्योंकि सिर्फ मैं ही घर में रहता था। शाम को कार्तिक और बहू भी अपने काम से लौट आते। वो मुझसे बातें करते और अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते। मेरे अंधेरे भरे दिन फिर से रोशन हो गए, क्योंकि बहू ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र की देखभाल के कारण बहू को नौकरी छोड़नी पड़ी। मेरे पुत्र का नाम हमने आलोक रखा। उसके साथ अब खेलते हुए दिन कब निकल जाता पता ही नहीं लगता था। उसकी मुस्कुराहट मुझे कार्तिक के बचपन की याद दिलाती थी। व्यतीत होते हुए समय ने अब मेरे अंगों को जर्जर करना शुरू कर दिया था। मैं शरीर से बेहद परेशान हो चुका था। आलोक ही अब मुझसे बातें करने आ जाया करता था। मेरे बेटे और बहू के व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया था। अनुपमा भी कभी कभी आ जाती थी। उसका एक लड़का एक लड़की थी। दोनों बच्चे आते ही मेरे जैसे दीवाली हो जाती थी। जब तक वो ठहरते मुझे अति आनंद मिलता रहता। उनके जाने के बाद वही घोड़े और वही मैदान होता। मैं जितना खुश अपनी वयस्कावस्था में था, उतना ही दुखी अपनी वृद्धावस्था में हो गया था। मेरा बेटा कार्तिक अब मुझे बोझ समझने लगा था। वो कई बातें ऐसी कहता कि मैं उन्हें बाद में सोचकर बहुत रोता और ईश्वर से प्रार्थना करता कि मुझे जल्दी ही अपनी शरण में ले लो। कभी कभी तो मेरी बहू मुझे खाने को लेकर भी सुना दिया करती थी। वो मुझसे कहती, पिताजी कभी कभी कुछ काम भी कर लिया करो, बस बैठे बैठे खाते रहते हो। एक दिन तो हद ही हो गई। मैं सुबह सुबह सोकर उठा तो उसने मेरे हाथों में झाड़ू थमा दी। पिताजी आप जल्दी से झाड़ू लगा दीजिए और फिर पोछा भी लगा दीजिएगा, तब तक मैं बर्तन धुल लेती हूँ। आज काम करने वाली नहीं आएगी तो घर का सारा काम मैं नहीं कर सकती, और वैसे भी आप करते ही क्या हो, पड़े पड़े बस रोटियां तोड़ते रहते हो। आज उसकी बातें मुझे अंदर तक तोड़ रही थी, लेकिन मैं कुछ भी कह नहीं पा रहा था। बहू झाड़ू रख कर चली गई। फिर मैं झाड़ू लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं कमर दर्द की वजह से झाड़ू नहीं लगा पा रहा था। तभी अंदर किचन से आवाज़ आई, पापा जी जल्दी से झाड़ू पोछा कर दीजिए। अब पूरा दिन झाड़ू पोछा लगाने में ही लगा देंगे क्या? धीरे धीरे करके किसी तरह से मैंने झाड़ू लगा दी। झाड़ू लगाने में ही कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, इसीलिए पोछा लगाने में मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन अब क्या कर सकता था, पोछा तो लगाना ही था। फिर धीरे धीरे करके मैंने किसी तरह से पोछा भी लगा दिया और अपने कमरे में चला गया। आज मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन मैं किसी को बता नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरी बात को सुनने वाला कोई नहीं था। मुझे ये समझ में नहीं आता कि बच्चे ये क्यों भूल जाते हैं कि आगे चलकर एक दिन उन पर भी बुढ़ापा आएगा, तब वो क्या करेंगे। आज जैसा वो लोग हमारे साथ कर रहे हैं, कल को अगर आलोक ने भी उनके साथ वैसा ही किया तो उन्हें कैसा लगेगा। खैर, मेरे तो बुढ़ापे का शरीर है और मुझे जो भुगतना है वो तो मैं भुगत लूँगा। आलोक मुझे भोजन खिलाने के लिए आता था और कई बार मेरे साथ ही भोजन खाने लग जाता। उसी की वजह से मैं भी कुछ निवाले अपने हलक से नीचे उतार लेता था, वरना अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर तो मेरी भूख वैसे ही मर जाती थी। एक वही तो था जिसके सहारे मेरे दिन कट रहे थे। जब कभी उसे कोई काम होता या खेलने का भूत सवार रहता तो वो मुझे भोजन पकड़ाकर निर्देश देकर जाता, दादू खाना पूरा खत्म कर देना वरना बात नहीं करूँगा। इस निर्देश को तो मैं वैसे ही पूरा करता, क्योंकि मुझसे बात करने वाला एक वो ही तो था। जब तक वो विद्यालय में रहता तब तक मैं अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर सिर्फ दीवारों से ही बातें किया करता था, या फिर बहू जो छोटे मोटे काम बता दिया करती थी वो कर लिया करता था। जैसे बाजार से सब्जी लाना हो गया, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलना, ऐसे ही घरेलू छोटे मोटे काम मैं कर लिया करता था। क्योंकि मेरी बहू मुझसे कहती है, पिताजी अगर ऐसे ही पूरा दिन पड़े रहोगे तो तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा, इसीलिए कुछ काम धाम भी कर लिया करो। उसकी बातें सुनकर कभी कभी मैं सोचता था कि बहू को मेरे बुढ़ापे का शरीर दिखाई नहीं देता क्या? क्या उसे नहीं दिखाई देता
कि मुझे चलने में भी दिक्कत होती है, तो मैं ये सब काम कैसे करूं? मुझे वो दिन फिर से याद आ जाते हैं जिस दिन मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को स्टेशन पर देखा और वो दृश्य मेरी आंखों के सामने एक चलचित्र की तरह चलने लगते। उस घटना को स्मरण कर मैं भी यही सोचने लगता कि कहीं कार्तिक मुझे किसी वृद्धाश्रम या रेलवे स्टेशन पर तो नहीं छोड़ाएगा। ख्यालों की इसी उधेड़-बुन में भगवान ने प्रार्थनाओं का दौर और तेज हो जाता। एक दिन आलोक और मेरे पास आया, मुझसे पूछा, दादू ये मर क्या होता है? उसके इस अति संवेदनशील सवाल को सुनकर मैंने उत्सुकतावश पूछा, बाबू ये बात तुम्हें कहाँ से पता लगी? उसने भी सहज शब्दों में कहा, मम्मी पापा कह रहे थे कि आपका भी कुछ पता नहीं है कि कब आप मर जाओ। बाकी सब शब्द तो मुझे समझ में आ गए, लेकिन ये मर समझ में नहीं आया। मैंने सोचा अब इस फूल से बच्चे को क्या समझाऊं कि मैं तो मरने के लिए तैयार बैठा हूं, पर ये कमबख्त मौत है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मेरा बेटा मेरे मरने का इंतजार करेगा। मैंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और उससे कहा कि बड़ों की बातों को सुनकर किसी को बताया नहीं करते। अब कार्तिक कभी कभी मुझे घर को लेकर ताने मारने लगा था। वो चाहता था कि मैं इस घर को उसके नाम कर दूं। वैसे भी ये घर था तो उसी का ही, आज नहीं तो कल उसके नाम हो ही जाता। वो घर ट्रांसफ़र करने के लिए कागज़ बनवा कर ले आया था और उसने मुझसे कई बार सिग्नेचर करने के लिए कहा, लेकिन मैं हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर डाल देता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अच्छी तरह से समझने लगा था अगर मैंने ये घर उसके नाम कर दिया तो फिर इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इसीलिए मैंने अभी तक सिग्नेचर नहीं किए थे। मैंने सिग्नेचर नहीं किया इस वजह से कार्तिक और बहू दोनों ही मुझसे चिड़े चिड़े रहते थे। फिर धीरे धीरे करके कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। वो लोग मुझे थोड़ा थोड़ा करके परेशान कर रहे थे, लेकिन मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानता था। फिर कुछ दिन बाद कार्तिक मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि पापा पूरा समय मैं दफ्तर में रहता हूँ और आपकी बहू भी स्कूल पढ़ाने जा रही है। आपकी रोटी पानी का भी ध्यान नहीं रह पाता है। मैं सोच रहा था। मैंने कहा कोई वृद्धाश्रम तलाश कर लिया होगा ना? कार्तिक ने कहा नहीं पापा वो बात नहीं। मैंने कहा तो कर ले बेटा, क्योंकि मैं तो तेरे ऊपर बोझ बन रहा हूँ बेटा। तभी कार्तिक बोल उठा, ठीक है पापा आपकी यही इच्छा है तो यही सही। मुझे इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि एक ना एक दिन तो ये होना ही था और मैंने भी अब अपने बुरे दिनों से जंग लड़ना ठान ही लिया था। मैं अब ये सोच रहा था कि आलोक का अब क्या होगा, उसको क्या जवाब दूंगा, क्या वो मुझसे मिलने आएगा, क्या मैं उसके बिना भोजन भी ग्रहण कर पाऊंगा। इतना सब सोचते हुए मैं फिर से विधाता से मौत की दुआ करने लगा और कहने लगा, अरे ईश्वर इतना सब दिखाने से अच्छा है तो मुझे मौत ही दे देता। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। मगर मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। अब बस उस कमरे की चार दीवारी ही थी जिससे मैं अपना हाल बयां कर सकता था। वृद्धाश्रम जाने के लिए मेरे सारे कागजात पूरे कर लिए गए। मेरे बेटे ने ये काम बड़ी कुशलता से किया, जिसमें मेरी बहू और मेरी लाडली बेटी अनुपमा ने भी पूरा सहयोग दिया। अब मेरे सिग्नेचर करने भर की देरी थी। मैंने बस एक दिन का समय और मांगा, जो मेरे अपनों ने मुझे दिया। उस आखिरी दिन मेरी बड़ी खातिरदारी की गई, जैसे उन्हें मेरे जाने से बड़ा सुकून मिल रहा हो। मैंने आलोक को अपने पास बैठाया और उससे कहा, अब दादू से मिलने तो आओगे? उसने कहा, दादू, पर आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मैं कहाँ जा रहा हूँ बाबू, मैं तो यहीं रहूँगा थोड़ी दूरी पर, जब मन करे तब मिलने आ जाना। वो मुझसे गले लग गया और कहने लगा, दादू आप मत जाओ, अब मुझे खाना कौन खिलाएगा? मैंने उसे गले लगा लिया। मेरे अश्रु मेरे गालों का आलिंगन कर रहे थे। जल्द ही अश्रुओं को पोंछकर मैंने रात को खाना उसके साथ खाया। मैं खाना भी खा रहा था और उसे देखकर रोए भी जा रहा था, पर अपने आंसू उसको दिखने नहीं दे रहा था। बस यही सोच रहा था कि क्या पता ये भोजन उसके साथ किया मेरा आखिरी भोजन हो। आलोक ने आज मेरे साथ सोने की जिद की, जिस पर उसके माता पिता ने भी कोई मनाही नहीं की। वो मुझसे कहानी सुनते हुए सो गया। वो सोते हुए बड़ा ही प्यारा और आकर्षक लग रहा था।
उस रात को मैं सो नहीं पाया, क्योंकि उससे बिछड़ने का गम और उसकी प्यारी सूरत ने जैसे मेरी नींद को हवा कर दिया हो। उसको देखता और रोता, फिर देखता फिर रोता। बस विलाप और पीड़ा में रात कब गुजर गई पता ही नहीं चला। सुबह अपने सिग्नेचर कर मैं आश्रम में जाने लगा। मैंने आलोक की एक तस्वीर भी ले ली। मैंने सोचा क्या पता कार्तिक उसे मुझसे मिलाने भी लाए या नहीं। आलोक उस दिन अपने विद्यालय जा चुका था। मैं और कार्तिक आश्रम पहुँचे। वहाँ मुझे सारी गतिविधियों की जानकारी मिली। मैंने देखा वहाँ बहुत से बुजुर्ग व्यक्ति थे और सभी के चेहरों को देखकर लग रहा था कि सब खुशहाल हैं। ये बात मेरे लिए अच्छी थी। मैंने कार्तिक से आलोक को भी कभी कभी मुझसे मिलाने के लिए भरपूर आग्रह किया और उसने भी स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों तक तो सब चीज़ें अजीब सी लगी। कई रातें तो मैंने रोकर और आलोक की तस्वीर देखकर ही गुजार दी, क्योंकि आलोक के बिना रहना मेरा बहुत ही मुश्किल हो रहा था। किसी ने सही कहा है कि समय हर जख्म पर मरहम लगा देता है। मैं भी अब इस जीवन का आदी हो चुका था। यहाँ पर मेरे बहुत से मित्र भी बन गए थे। यहाँ पर अपनी ही उम्र के लोगों के साथ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ अपने दुख और सुख बांट लिया करते थे। कार्तिक भी कुछ पैसे भेज देता था और कुछ पैसे आश्रम को भी दे देता था। आलोक भी मुझसे मिलने आता और मेरे साथ बैठकर ही वो खाना खाता। धीरे धीरे करके इसी तरह से दिन गुजरते चले गए, लेकिन मैंने अभी तक घर के कागजों पर सिग्नेचर नहीं किए थे। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं वो घर अपने बेटे के नाम नहीं करना चाहता था। मैंने तो बस इसीलिए सिग्नेचर नहीं किए थे कि कम से कम इन्हीं सिग्नेचर के बहाने वो मुझसे मिलने तो आ जाया करता है। उसी के बहाने मैं अपने आलोक को देख तो लेता हूँ। और फिर मैंने तो सोच लिया था कि मुझे अपने घर का क्या करना है और क्या नहीं। धीरे धीरे करके आलोक अब बड़ा हो रहा था, लेकिन मेरे लिए उसका प्यार अभी भी कम नहीं हुआ था। अब वो सब कुछ समझने लगा था। एक दिन उसने मुझसे कहा, दादू अब आप घर चलो ना, यहाँ पर बहुत रह लिए। कभी कभी तो वो जिद पर आ जाया करता था। उसे मनाने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन फिर वो मान जाता था। बेटा आलोक, मैं घर पर अकेला रहकर बहुत बोर हो जाता था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया था। यहाँ पर मुझे सबके साथ अच्छा लगता है, और वैसे भी तू तो हमसे मिलने आ ही जाता है। मैं वहाँ घर पर अकेला रह के पूरा टाइम क्या करूँगा, तू ही बता मुझे। मेरी बातें सुनकर आलोक सोच में पड़ जाता था। अब मैं उसे कैसे बताता कि उसके पिता कार्तिक ने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया है। खैर, मैं आलोक को कुछ बताना भी नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि बाप और बेटे में दूरियां आ जाएं मेरी वजह से, और मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि जिस तरह मेरे बेटे और बहू ने मुझे यहाँ आश्रम में भेज दिया, इस तरह आलोक भी उनके साथ। आलोक जब भी मुझसे मिलने आता तो मैं आलोक को अपने दोस्तों से ज़रूर मिलाता। सभी उसे स्नेह प्रदान करते। आखिर हम बूढ़ों के पास एक प्रेम ही तो था जिसने हमें जिंदा रहने पर मजबूर कर रखा था। कई बार मैं घर भी चला जाता था और अनुपमा भी मुझसे मिलने घर आ जाया करती थी। अब मुझे उस वृद्ध आदमी की सारी तकलीफ़ों और बेबसी का पता चल चुका था, जो गुजरे हुए ज़माने पहले मुझे उस स्टेशन पर मिला था। मैं ये भी पूर्णतः समझ चुका था कि वृद्ध जीवन कैसा होता है। ये बात भी मुझे समझ में आ चुकी थी कि वृद्धाश्रम का जीवन कैसा होता है, और ये तो मुझे काफ़ी पहले ही समझ आ चुका था कि जर्जर हालत में किसी चीज़ की कोई कद्र नहीं होती, चाहे वो इंसान हो या जानवर या फिर किसी निर्जीव वस्तु ही क्यों ना हो। धीरे धीरे करके अब आलोक 18 साल का हो गया था, और फिर मैंने उसे घर के कागज़ तैयार करवाए और उन पर सिग्नेचर कर दिए। वो घर मैंने आलोक के नाम कर दिया, क्योंकि मेरी भी तबीयत अब खराब रहने लगी थी। कब इस दुनिया को छोड़कर भगवान के पास चला जाऊं पता नहीं था। वैसे यहाँ पर इस आश्रम में मैंने अपना बहुत ही अच्छा समय बिताया। सबके साथ हंसना, बोलना, बातें करना बहुत ही अच्छा लगता था। अकेलापन महसूस ही नहीं होता था। लेकिन हाँ, 3 बातें अब भी मुझे समझ नहीं आ रही थी। एक, मैंने इतनी मेहनत अपने जीवन में क्या इसी दिन के लिए की थी। दूसरी, क्या बूढ़े होने पर व्यक्ति को समाज और परिवार में जीने का हक नहीं है, जो उनके अपने उन्हें वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तीसरी, सरकार इस समस्या के लिए क्या कोई कदम नहीं उठाएगी,
इन बातों का जवाब मेरे पास नहीं था। मैं आज भी जीवित हूँ, पर मेरे सारे खूनी रिश्ते मेरे हृदय से मर चुके थे, सिर्फ मेरे आलोक को छोड़कर, और मेरे बाहरी रिश्ते अब और बेहतर हो गए थे। शायद ये मेरा पुनर्जन्म हो, जो इस मतलब के संसार से दूर एक अलग ही दुनिया में हुआ है। यहाँ सबका दर्द और तकलीफ एक जैसी है, जहाँ सब एक दूसरे को देखकर जिंदा हैं। और फिर एक दिन वो आ गया जिस घड़ी का मुझे इंतजार था, जिसके लिए मैं वहाँ जब घर में था तो प्रार्थना किया करता था। लेकिन यहाँ आश्रम में आने के बाद मैंने वो प्रार्थना करनी छोड़ दी थी, और अब मैं जीना चाहता था यहाँ पर लोगों के साथ। लेकिन समय पर किसका बस चला है। आज आलोक, कार्तिक और बहू तीनों मुझसे मिलने आए थे। उन्हें देखकर मैं भी बहुत खुश था। वो लोग मुझसे मिलकर चले गए। मैं आज रात आराम से खाना खा पी कर सोया था, और फिर आज के बाद कभी मेरी सुबह नहीं हुई। इस तरह मैं दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।